सूत्र बता रहे हैं हादसे के पीछे बड़ी साजिश रची गई है। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस हादसे के पीछे जो कानपुर में रेल हादसा हुआ आधी रात को। बोल्डर नुमा चीज से गाड़ी जो है, ट्रेन जो है वो बेपटरी हुई। ये रेलवे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कहना है रेलवे का टक्कर होने से 22 डिब्बे डिरेल हो गए थे, पटरी से उतर गए थे। एक बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि राहत की बात ये रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई जान का नुकसान नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हुए घटना सामने आ रही है, जिसमें रेलवे सूत्र बता रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है और ये बोल्डर नुमा जो एक चीज है ये ट्रैक पर रखी गई और इसी वजह से ये भिड़ंत हुई। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए ये जो इंजन जब टकराया, जो ट्रैक पर चीज रखी हुई थी, जब इंजन टकराया तो इंजन पर ये छाप आ गई और उसके बाद अब जांच की जा रही है। इसमें आईबी भी जांच कर रही है और पुलिस भी जांच कर रही है। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर ये जो घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हो गई, 22 डिब्बे डिरेल हो गए ट्रेन के, कैसे हुए ये डिरेल, क्या आखिर रखा हुआ था वहां पर, किस चीज से इंजन टकराया और जिस भी चीज से टकराया वो क्या है और उस पर सबूत इकट्ठे अब किए जा रहे हैं। ट्रेन पटरी पर थी और टकराने के बाद, एक चीज से टकराने के बाद, बताया जा रहा है बोल्डर नुमा ये चीज थी जिससे टकराने के बाद देखिए ये तस्वीरों में कैद हो गई ये चीज जो कि आप देख रहे हैं। ये और कुछ और तस्वीरें आपको एक साथ दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आप पहले से बिग वॉल पे देखिए। ये पहली तस्वीर जब ये सामने आया कि ये चीज सामने है बोल्डर नुमा, तो इसे देखते हुए अधिकारी इसकी तस्वीरें लेते हुए इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि अब इसकी जांच की जाएगी, ये कहां से आया पटरी पर। अब जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं इसमें भी आप देख रहे हैं कि सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। जो रेलवे ट्रैक की जो साइड की जमीन है उस पर जांच की जा रही है कि वहां पर क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी। इसके अलावा आप जो अधिक यहाँ पर कुछ लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पर कर्मचारियों को देख रहे हैं, जो यहाँ पर टीम पहुंची है, यहाँ पर जो टीम पहुंची है, आईबी की टीम पहुंची है, पुलिस की टीम पहुंची है, वो जांच कर रही है कि जब इंजन से ये चीज टकराई तो इंजन पर कहां पर ये डेंट आया है या कहां पर ये निशान देखने को मिला है। अब उसकी जांच फिर की जाएगी। तो ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस हादसे से जुड़ी हुई एक एक तफ्तीश की जा रही है और इसमें आशंका है कि एक बड़ी साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत ये रखा गया ट्रैक पर। तो कानपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई, 22 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन की पटरी पर एक हेली बोल्डर मिला है जिसकी जांच की जा रही है। लोहे का हेवी बोल्डर कहां से आया? रिपोर्ट के मुताबिक उसी से टकराने के बाद ट्रेन डिरेल हुई है और बड़ा हादसा हो गया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर में मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है, पूरा समीक्षा की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये किसी की साजिश है या ये हादसा है, ये अभी पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर बता दें इसी हादसे से जुड़ी हुई। कानपुर ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ट्रैक पर रखा सामान टकराने से ही हादसा हुआ है। ये जो घटना हुई है, ये जब इंजन टकराया, जो ट्रैक पर कुछ रखा गया था, उसी वजह से ये हादसा हुआ है, तभी ट्रेन डिरेल हुई है और 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं, ये भी अश्विनी वैष्णव का कहना है। आईबी यूपी पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। और क्या ये हादसा है या कोई साजिश है? कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं, आइए। कानपुर में जो ट्रेन बेपटरी हुई, डिरेल हुई, क्या ये हादसा है या साजिश है? रेल पटरी पर बोल्डर नुमा चीज रखी हुई थी, कहां से आई? बोल्डर नुमा चीज से टकराकर रेल पटरी से उतर गई। यूपी में पहले भी ट्रैक पर बाधा डालने की कोशिश हुई है। पटरी ट्रेन की पहियों में तेज प्रहार के निशान देखे गए हैं। बेपटरी हुई ट्रेन से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी यूपी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अब तक जांच कितनी आगे बढ़ी है, क्या फैक्ट सामने आए हैं, ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन अब तक की जांच में क्या खुलासा और हो रहा है ये बताने के लिए रोविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, अब तक क्या खुलासा हुआ है? जो जांच चल रही है आगे, आईबी भी लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है, कमिश्नर ने अपनी टीम लगाई हुई है, क्या कुछ जानकारी, क्या वाकई इसे कॉन्स्पिरेसी माना जा रहा है और किन किन पहलुओं पर जांच आगे बढ़ रही है?
देखिए, ये घटना जो है करीब रात 2:30 बजे की है और उसी वक्त जो लोको पायलट है उसके पास जब यूपी पुलिस की टीम और रेलवे की टीम शुरुआती दौर में गई, जब कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह भी वहां गए थे, तब लोको पायलट ने बताया कि इंजन के सामने में एक बोल्डर जैसी धारदार चीज़ उसको मिली थी और उसी की वजह से इंजन से टकराव हुआ और इंजन के निचले हिस्से में उससे भारी डैमेज भी है। ये साफ तस्वीरों और वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद ये बात आई, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और साथ ही यूपी पुलिस को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई। तो शुरुआत में इतने एक्सपर्ट लोग नहीं थे, तो शुरुआत में जो जांच रिपोर्ट यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को दी गई उसमें कहा गया कि वहाँ पर एक बोल्डर जैसी चीज़ थी। 15 मिनट पहले उसी ट्रैक पर पटना इंदौर ट्रेन भी गुजरी है। तो यानी कुछ न कुछ ऐसा 15 मिनट में हुआ है जिसकी वजह से आज ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब उस इलाके में कोई सीसीटीवी फुटेज तो इस तरह की चीज़ नहीं है, उन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और कानपुर के पुलिस कमिश्नर जो हैं अखिल कुमार, उनको मौके पर भेजा गया एक्सपर्ट और फॉरेंसिक की टीम के साथ कि वो जाकर देखें। और ये जो रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, एक साजिश की तरफ इशारा किया गया है, उस बात की भी जाँच की जा रही है। जी, तो बड़ी जानकारी पंकज झा इस वक्त हमें बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर यह भी कॉन्स्पिरेसी का एंगल है कि आखिर कहां से आया और जो कानपुर स्टेशन है उससे 11-12 किलोमीटर दूर ये घटना हुई है, तो किसके जरिए ये अंजाम देने की कोशिश हुई, क्योंकि एक चीज से टकराई, इंजन पर ये डेंट आया और अब इस पे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। शुक्रिया पंकज झा हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर से लेकर नासिक तक हिंदू मुस्लिम वाली कैसे आग फैलती हुई दिख रही है, अब बात इस पर करेंगे। आपको बता दें कि चाकूबाजी की एक घटना होती है। चाकूबाजी की घटना के बाद उदयपुर में हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। उदयपुर में बवाल मचता है, धारा 163 लागू कर दी जाती है। उदयपुर में इंटरनेट और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं एहतियातन। उदयपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कल उदयपुर में दरअसल कल की घटना आपको बताएं जिसके बाद बवाल ज्यादा देखने को मिला। आगजनी और तोड़फोड़ हो गई थी और देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियों में आग तक लगा दी गई, फूंक दी गई गाड़ियां, पथराव शुरू हो गया और हालात खराब हो गए उदयपुर। और आपको बता दें कि उदयपुर घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। चाकूबाजी के बाद का ये सीसीटीवी है, ये देखिए जब चाकूबाजी हुई दो गुटों में, उसके बाद का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है जिसमें आरोपी लड़का चाकू मारने के बाद बाइक से भागता हुआ दिख रहा है। पहले ये वारदात को अंजाम देता है, चाकू मार देता है और उसके बाद फिर ये बाइक से फरार हो जाता है। तो ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये घटना हम आपके सामने रख रहे हैं जो 16 अगस्त की बताई जा रही है। ये सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया और इसके बाद हालात खराब हुए, इसके बाद पथराव शुरू हो जाता है, इसके बाद माहौल खराब हो जाता है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। मामूली सी चाकूबाजी की घटना हिंदू मुस्लिम विवाद पर आ जाती है। और राजस्थान के उदयपुर में एक नाबालिग छात्र को उसी के क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने चाकू मार दिया। लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद शहर का माहौल बिगड़ चुका है। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने उदयपुर में धारा 163 लगा दी है एहतियातन। सुरक्षा बंदोबस्त और ज्यादा किए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाया जा सके। लेकिन देखते ही देखते ये माहौल और ज्यादा खराब हो गया। एक छात्र पर चाकू से वार हुआ, दूसरे छात्र ने वार किया और फिर देखिए आगजनी की घटना। पूरा शहर इस वक्त सुलगता हुआ दिख रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वाकई हिला देने वाली तस्वीरें हैं। 16 अगस्त की ये तस्वीरें जब गाड़ियों में आग लगा दी गई, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी और सब गाड़ियों में आग लगा दी गई। स्कूल अभी बंद कर दिए गए हैं, प्रशासन की ओर से एहतियातन बड़े कदम उठाए गए हैं। धारा 163 लगा दी गई है और इस वक्त पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किसके जरिए ये उपद्रव मचाने की कोशिश की गई है। स्कूटी पड़ी होते हैं और वहाँ स्कूटी उड़ जाएगा। तो उदयपुर की घटना को तो हमने आपको बताया। बात महाराष्ट्र के नासिक की करते हैं। यहां पर भी तनावपूर्ण हालात हैं। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर हिंदू संगठन के मार्च के दौरान बवाल मच गया। जी हां, इतना बवाल मच गया कि प्रदर्शन के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, इलाके में तनाव हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी में 18 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। सकल हिंदू समाज संगठन ने अब बंद बुलाया है और ये बंद बुलाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ रैली निकाली गई थी और फिर ये हालात खराब हुए।
और आपको बता दें कि नासिक में हुई हिंसा की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, नासिक का ये शिवाजी चौक है जहां पर हालात खराब हुए, पत्थरबाजी शुरू हुई। दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं इस वीडियो में। दोनों तरफ से जमकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। भीड़ में पुलिस भी दिख रही है। हालात बेकाबू हुए, पुलिस शांत कराने की कोशिश नहीं कर रही, वीडियो में आप देख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पहरा पुलिस का भी है। हालात देखते ही देखते खराब हुए हैं और दो गुटों में इतना जबरदस्त विवाद हुआ, इतना बवाल हुआ कि दोनों ओर से पत्थर चलने लगे। और एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। दूसरे वीडियो में गलियों में पुलिस मार्च करती दिख रही है। ये नासिक की गलियां हैं, शिवाजी चौक का इलाका। सड़क पर चारों तरफ पत्थर और ईंट के टुकड़े पड़े हुए दिख रहे हैं। बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर कितनी पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए। वीडियो में पुलिस फुल एक्शन में इस वक्त दिख रही है, जो दिशा निर्देश देती हुई दिख रही है कि कहाँ किसे डिप्लॉय किया जाना चाहिए। ये दूसरा वीडियो है जो कि नासिक से सामने आया। और आइए ये वीडियो आपको तफसील से दिखाते हैं और ज्यादा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बवाल मचा था। फिर पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। पूरी पुलिस बटालियन, पूरा पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं इनके पीछे, और ये दिशा निर्देश डायरेक्शंस दे रही हैं कि कहां किसे डिप्लॉय किया जाना है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर और ज्यादा डराती है। इसमें दिख रहा है कि सड़क पर पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर इतनी पत्थरबाजी हुई है। आप पत्थरों को देख रहे हैं। दोनों गुट, एक तरफ वो गुट था तो दूसरी तरफ यहाँ गुट था। दोनों गुटों की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। पुलिस भी दिख रही है, लेकिन फिलहाल पत्थरबाजी हो चुकी है इस वीडियो में और पुलिस काबू में करती हुई इस वीडियो में दिखाई दे रही है। तो ये दो तस्वीरें, दो वीडियो सामने आए हैं जो कि नासिक से सामने आए हैं। अब और तस्वीरें कुछ और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, भीड़ कितनी ज्यादा है। इतनी ज्यादा भीड़ रही कि हालात बेकाबू हो गए और यहाँ पर लोगों को रोका गया। ये पुलिस बैरिकेडिंग आपको दिख रही है। यहाँ पर भीड़ आप देख रही है, एकाएक भीड़ इकट्ठा होती चालू हो गई और उसके बाद बवाल मच गया। ये हिंदू मुस्लिम विवाद था और उसके बाद दोनों गुट से पत्थरबाजी होना शुरू हो गई। अब देखिए ये वीडियो देखिए, इसमें देखिए कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, एक एक करके पत्थर मारे जा रहे हैं। लोग गाड़ियों पे चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह लोग चढ़े हुए हैं गाड़ियों पर, गाड़ियों की छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश हुई। इतनी तादाद में कहां से लोग आ गए, कहां से भीड़ आ गई, ये बड़ा सवाल है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, कितने ज्यादा लोग एक साथ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। और नासिक में घटना के बाद TV9 की टीम वहां पर पहुंची है। जी हाँ, TV9 संवाददाता राजीव सिंह ने स्थिति का जायजा लिया है। राजीव सिंह ने वहां लोगों और दुकानदारों से बातचीत की है कि हुआ क्या था। ग्राउंड जीरो से राजीव सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुराने नासिक के शिवाजी चौक पर शुक्रवार दोपहर को अचानक ही दो समुदाय आमने सामने आ गया था और बड़े पैमाने पर पथराव हुआ। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पथराव हुआ था और उसकी तस्वीरें जो हैं अभी भी यहां पर आपको सड़क पर दिखाई देंगी। ठीक यहां पर मेरे सामने देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं, मौजूद हैं। और इन पत्थरों को देखिए, पूरी सड़क पर इस तरह से आपको पत्थरों के निशान दिखाई देंगे। आप देखिए सड़क पर किस तरह से पत्थर बिखरा हुआ है। जहां तक नजर जाएंगी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहाँ पर आपको फैले हुए नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्रवार को जिस तरह से यहाँ पर तनाव की स्थिति देखने को मिली, उसके बाद में बड़े पैमाने पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। आपको पुलिस कर्मचारी यहाँ पर दिखा दे, सामने आप देखिए पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर जो है हथियारों के साथ में डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन इलाके में जो है शांति है। आप यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर पुलिस की गाड़ी के नीचे आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे। आगे की भी तस्वीरें दिखाते हैं अपने कैमरामैन के जरिए, किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो हैं फेंके गए थे। आप देखिए इन पत्थरों को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया। आप देखिए ये वो पत्थर है जो जमीन पर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ईंट है, इसके अलावा पत्थर हैं और इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया था पथराव के दरमियान। और इसी में जो है कई पुलिस कर्मचारी भी चोटिल हुए थे। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है, कुछ सिविलियन को भी चोट आई है। लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए थे, लोगों की दुकानों को निशाना बनाया गया था। आप देखिए यहाँ पर
कितना बड़ा पत्थर जो है इस वक्त सड़क पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कल की हिंसा का निशान आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहाँ पर शुक्रवार को स्थिति थी, और इसी वजह से यहाँ पर जो है पुलिस बल इस वक्त बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों के अंदर एक आक्रोश है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनको हिंसा के तहत उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी को लेकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उनका ये कहता कि वो शांतिपूर्वक मोर्चा निकाल रहे थे और उन्होंने मांग की थी कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी दुकानें थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, कम से कम जब मोर्चा निकल रहा है लोग सहकार्य करें। लेकिन जो यहाँ पर दूसरा समुदाय है वो दुकान बंद करने को तैयार नहीं था, और नमाज के बाद में उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जो भीड़ मस्जिद में आई हुई थी, बड़ी दरगाह में आई हुई थी, तमाम भीड़ जो है इकट्ठा हुई और उन्होंने अचानक से पथराव शुरू कर दिया। तो राजीव सिंह की आपने रिपोर्ट देखी, वो हालात को समझा रहे थे कि वहां पर हुआ क्या था, कैसे पत्थर बरसाने दोनों गुटों की तरफ से शुरू हो गए। और नासिक के भद्रकाली इलाके से एक और रिपोर्ट राजीव सिंह की दिखाते हैं, एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पुराने नासिक के बड़ी दरगाह के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, शुक्रवार को क्या कुछ हुआ था, उसको समझने के लिए यहां की तस्वीरों को देखना इस वक्त बेहद जरूरी है। आप देखिए यहां पर पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को जिस तरह से हिंसा हुई, दो समुदाय आमने सामने आए, उसके बाद यहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। यहाँ पर आप देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं, पेट्रोलिंग वैन है, वो लगातार यहाँ पर इलाके में गश्त कर रही हैं। आप सामने की तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप सामने देखिए हथियारबंद पुलिस कर्मचारी यहाँ पर बड़ी दरगाह के पास मौजूद हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं किसी भी घटना से निपटने के लिए। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि शुक्रवार को यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, क्योंकि ये बड़ी दरगाह है, यहाँ पर जो है यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। आप लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं, क्या हुआ था कल अचानक? नहीं, आप यहीं रहते, आपको जानकारी तो होगी, कल क्या हुआ था? नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं, मैं ज़ियारत के वास्ते आया था। यहाँ जो भी हुआ इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है ठीक है। अभी पुलिस प्रशासन भी है, सब इसके वास्ते, बंदोबस्त के वास्ते। अभी जो भी बताएंगे तो वही बताएंगे। हमारे टाइम पर हम लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, नमाज के लिए गए हुए थे। नहीं, नमाज के बाद ही ये सारी चीज हुई। जो लोग मोर्चे में आए थे वो क्या कह रहे थे? नहीं, तो नमाज के वक्त जो है तो जुमा के दिन वो टाइम लगता है, उस टाइम पर तो हम लोग लेट आए थे यहाँ। तो क्या पता चला, क्या दिखा आपने? बाद में जो हुआ वो सब वही भागदौड़ मच गई, पुलिस आ गई, सबको लाठीचार्ज किया, सब भाग गए, बस इतना ही पता था। बाकी तो क्या हुआ कुछ खबर नहीं लगी। बवाल क्यों हो गया? वो नीचे से चाय लोग, हिंदू लोग नारे लगा रहे थे, उसमें सब भागदौड़ हो गई। बाकी दूसरा कुछ मसला। नारे लगाते हुए आ रहे थे? हाँ। क्या कह रहे थे? वही जय श्री राम करते आ रहे थे, बस उतना ही हुआ है। बाकी दूसरा कुछ हमारे बाद में पब्लिक ये भागदौड़ में वो क्या चाह रहे थे, दुकान बंद कराने को लेकर? नहीं, कुछ बोले नहीं, दुकान के बोले नहीं बंद कराने के लिए। उनका आए थे, खाली पब्लिक उसमें डर बिछक गई थी पब्लिक, ऐसा ही बोले तो। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि दरअसल जो हिंदू पक्ष की तरफ से मोर्चा निकाला गया था वो नारे लगा रहा था, और उसके बाद में अचानक सी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई और उसके बाद में दोनों समुदाय आमने सामने आया। फिलहाल ये बड़ी दरगाह है, इसी दरगाह से नमाज के बाद में लोगों का कहना है कि लोग जो बड़ी संख्या में एक पक्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, दूसरे पक्ष के लोग सामने जो शिवाजी चौक का इलाका आता है पुराने नासिक का, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। सामने जो आप गली देख रहे हैं ये वो गली है जिसके आखिरी छोर पर जो है शिवाजी चौक आता है, और वहां पर पूरा का पूरा उपद्रव हुआ था। और नासिक से और ज्यादा स्थिति को समझाने के लिए हमारे साथ राजीव सिंह इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, बांग्लादेश में जो हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई, कुछ इसी तरह की झलक देखने को मिली नासिक में जब पत्थरबाजी शुरू हो गई, और बांग्लादेश के नाम पर क्यों आखिर ये बवाल मचा है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरी घटना को लेकर? पुलिस डीसीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, पुलिस अधिकारियों की टीम, पेट्रोलिंग टीम लगातार नासिक के इन गलियों में गश्त कर रही। इस वक्त मैं दूध बाजार इलाके में मौजूद हूं, जो कि घटना स्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर है। दरअसल जो पूरा इलाका है वो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एक मिक्स इलाका है, और वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, लोगों को वहां पर जाने नहीं दे रही है। लेकिन वहां पर सुबह जब हम गए थे तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, बैरिकेडिंग की गई थी, और चूंकि हमें भी जाने के लिए शुरुआत में पुलिस रोक रही थी, लेकिन हमने पुलिस से काफ़ी बातचीत करने के बाद में हमने वहाँ पर ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है वो जानने की कोशिश की।
अभी इस वक्त हालात ये है कि लोग जो है डरे सहमे ज़रूर हैं। मार्केट का इलाका खुला हुआ है, जो रिहायशी इलाके हैं लोगों के घर के कमरे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन मार्केट खुला हुआ है। तो इलाके में शांति ज़रूर है, लेकिन एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। जहां तक पुलिस कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी जो लोग थे इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने पुलिस कर्मचारियों को निशाना बनाया, जिन्होंने सिविलियन को निशाना बनाया, चाहे वो किसी भी पक्ष के रहे हों, उनकी शिनाख्त करने के लिए मोबाइल वीडियो जो घटना के वायरल हुए, साथ साथ में कुछ एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस का कहना है कि उनके पास में है, उसके जरिए शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में जाति हिंसा, धार्मिक हिंसा भड़काने की एफआईआर भी दर्ज की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वजह क्या है वो उन्हें समझ में नहीं आया है, उसको जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालांकि हमारी जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, दरअसल जो हिंदू पक्ष था, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उसके तहत पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में रैलियां निकाली जा रही है, मोर्चा निकाला जा रहा है। कुछ इसी बिल्कुल राजीव बड़ी बात बता रहे थे कि अभी हालात शांतिपूर्ण तो हैं, लेकिन दहशत लोगों में बनी हुई है कि कभी भी हालात खराब हो सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि पुलिस लोगों को शांत करा रही है। राजीव सिंह ने नासिक के डीसीपी किरण चव्हाण से बातचीत की है। आपको बता दें कि नासिक में अभी स्थिति को लेकर डीसीपी किरण चव्हाण ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। शुक्रवार को ही हिंसा के बाद में नासिक की क्या स्थिति है, हमारे साथ में बात करने के लिए जोनल डीसीपी किरण चव्हाण खुद हैं। सर, आप खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आपकी पुलिस वैन गली में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। हर चौराहे पे यहाँ पर पुलिस तैनात है। कल जो दो जमाव आपस के एक दूसरे के सामने आए थे, अकॉर्डिंगली उसके गुने दाखिल किए गए हैं और 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और जो भी बाकी लोग हैं जो फुटेज में दिखते हैं एक्टिव है, उनकी तहकीकात जारी है और उनकी पहचान हो चुकी है, वो कौन है पता चल गया। उनके पीछे पुलिस फोर्सेस पड़ी हुई है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल कम्प्लीटली सिचुएशन नॉर्मल है। किन सेक्शंस के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और आइडेंटिफिकेशन के लिए मोबाइल वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी आप लोग इलाके से निकाल रहे हैं? मोबाइल वीडियो और जो इलाके के सीसीटीवी फुटेज है हर एक को छाना जा रहा है और उसमें से आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें जान लेने का प्रयास, उसका ऐसे सीरियस सेक्शन डाले गए हैं और जातीय दंगल भड़काने का प्रयास, ऐसे सीरियस सेक्शन डाले गए। ताकि हमने ये देखा कि पुलिस कर्मियों पर भी पथराव हुआ है, डीसीपी स्तर के अधिकारी घायल हुए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या सीरियस इंजरी है और सिविलियन कितने घायल हुए हैं? नॉर्मल 1-2 लोगों को नॉर्मल इंजरीज है, बाकी सभी लोग ठीक है और सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल किया। हमने देखा पुलिस बीच में थी जब दोनों तरफ से स्टोन पेल्टिंग हो रही थी और पुलिस ने मैनेज करने की पूरी कोशिश की। आज महज 12 घंटे के अंतराल में हम देख रहे हैं तो सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन वजह क्या निकल कर आ रही है? अभी तहकीकात शुरू है, इसमें वजह निकल के सामने आ जाएगी। फिलहाल तो कॉन्संट्रेशन पूरा सिचुएशन नॉर्मल रखने है और सिचुएशन नॉर्मल है। तो नासिक से आपने सुना कि सिचुएशन फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन आप अभी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं, 2 राज्य, एक राजस्थान और एक महाराष्ट्र। राजस्थान का उदयपुर जो कि सुलगा, क्योंकि कई गाड़ियों में एक साथ आग लगा दी गई, चाकूबाजी की घटना होती है और फिर देखते ही देखते बवाल इतना मच जाता है कि पत्थरबाजी यहाँ पर भी हुई, गाड़ियों को फूंक दिया गया, विवाद बहुत बढ़ गया चाकूबाजी की घटना के बाद। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसका लगातार हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के नासिक में हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। 2 गुटों में झगड़ा हो गया, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद ये हिंसा पनप गई, पत्थरबाजी दोनों गुटों की तरफ से शुरू हो गई। लेकिन अभी फिलहाल शांति बनी हुई है पुलिस की तरफ से, ये कहा जा रहा है नासिक में। हमारे साथ ध्वज उदयपुर के हालात को बताने के लिए मौजूद हैं कि उदयपुर में जो तनाव पसरा, अभी क्या स्थिति है। ध्वज, अभी क्या बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से? सब कंट्रोल किया गया है क्योंकि धारा 163 लगाई गई है यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर अभी की स्थिति की बात की जाए तो अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। पुलिस के का जो अधिकारी हैं वो यही बता रहे हैं। और ये जो कल जो घटना हुई, यानी कि 2022 में जब उदयपुर जला था कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में, उसके बाद में 2 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। 2 बच्चों के अंदर, 2 स्कूली बच्चों के अंदर जब ये जो घटना हुई चाकूबाजी की, और उसके बाद में जो हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और उसके बाद में जो पूरे शहर के अंदर आगजनी के हालात हुए, मॉल पर पथराव हुआ, कई घटनाएं इस तरीके से हुई, तो पूरा उदयपुर शहर जो है 4 घंटे तक उदयपुर शहर जला था कल। और उसके बाद में पुलिस ने जो है तुरंत कार्रवाई की और आरोपी जो बच्चा था, स्टूडेंट था, उसे अरेस्ट किया है, हिरासत में लिया है। और उसके साथ साथ में जो उसके पिता हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। एक ताज़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, TV9 भारतवर्ष में एक्सक्लूसिव जानकारी है
कि जो आरोपी जो बच्चा था और जो उनके पिता का मकान था, उस मकान के बाहर जो है एक नोटिस लगाया है नगर निगम ने, और मकान तोड़ने का जो ये नोटिस है वो लगा दिया गया। यानी कि पहले ही बता दिया गया है कि या तो आप अपने हिसाब से इस मकान को तोड़ लें, नहीं तो जो है जो प्रशासन है उस मकान को तोड़ेगा। ताज़ा अपडेट आपको बता रहा हूँ। और जो अभी हालात हैं, अभी जो उदयपुर के हालात हैं, वो हालात जो है पुलिस के कंट्रोल में है, क्योंकि जयपुर समेत आसपास के ज़िलों से जो 1500 जवान बुलाए गए हैं, 5 कंपनियाँ बुलाई गई हैं, उनके तहत जो पूरे शहर के अंदर पुलिस की जो है ना एक बड़ी छावनी की जैसे उदयपुर शहर बना हुआ है। लेकिन इसके बाद में जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, अजय पाल लांबा हैं आईजी, उन्होंने एक जानकारी और दी है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया है, यानी कि जो आरोपी जो स्टूडेंट है और उनके पिता हैं, और उनके साथ साथ में 3 युवक, यानी कि 3 युवक और बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में उनका सहयोग किया। इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक्सक्लूसिव एक CCTV फुटेज भी आया है जिसमें ये बच्चा भागता हुआ दिख रहा है आरोपी, और घायल बच्चा भी उसके अंदर दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। तो उदयपुर के हालात बता रहे थे, और जो भी आरोपी हैं जिन्हें भी चिन्हित किया गया है या आरोपियों की पहचान की गई है, उनके खिलाफ अब प्रशासन बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, आगे इस पूरे मामले पर एक्शन लेने के प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल मुख्यमंत्री ने अहम बैठक बुलाई। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक कल है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अफसर भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है सरकार पर। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती ये मामला, आइए बताते हैं आपको मामला क्या है और हाईकोर्ट का आदेश क्या है। मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची रद्द, नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग 3 महीने में जारी करेगा आदेश। आरक्षण बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत बनेगी लिस्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये आदेश दिया है, ये फैसला सुनाया है। इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। मायावती कह रही हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मायावती का बयान भी आ गया है। फैसले से साबित है कि सरकार ने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, ये मायावती ने तंज कसा है। आपको बता दें कि इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। और पंकज झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हम फिर उसके बाद आपको मायावती की प्रतिक्रिया सुनवाएंगे और साथ ही अखिलेश यादव की भी। पंकज से जानकारी लेते हैं। पंकज, इस मामले में लेकिन बवाल बढ़ रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन इस बीच जो सरकार के सहयोगी हैं वो भी इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, एक चीज को देखिए कि अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ये बात समझ में आई कि पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी से छिटक कर इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया। और ऐसे समय में इस तरह का फैसला जिसमें ये आया है कि पिछड़ों के आरक्षण में ये टीचरों की नौकरी देने में सरकार की तरफ से गड़बड़ी की गई है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा। इस मामले में सरकार में होते हुए भी सीएम योगी के सहयोगी हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी कि इसमें गड़बड़ियां हुई, इसको दिखलाइए। सहयोगी दल वो अनुप्रिया पटेल हो अपना दल की, या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, या संजय निषाद हो, ये लगातार ये कह रहे हैं। यानी पार्टी के अंदर से पार्टी के सहयोगी दल भी कह रहे हैं। विपक्ष तो कह ही रहा है, अखिलेश यादव हो या मायावती हो। तो एक ऐसा मसला है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं, उनके अपने सहयोगी और सहयोगी दलों के नेता और विपक्ष एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि एक तरीके से विपक्ष पिछड़ों के आरक्षण में गड़बड़ी हुई है नौकरी देने में। जी पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सहयोगी दलों ने, अनुप्रिया पटेल ने भी सवाल उठाए थे इस पूरे मामले पर। अखिलेश यादव ने घोटाला तक कह दिया इस पूरे मामले पर, शिक्षक भर्ती मामले में। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मायावती का जो बयान आया है, फैसले से ये साबित होता है, मायावती ने आरोप लगाया सरकार पर ही, घेरा सरकार को ही, कि ईमानदारी से सरकार ने अपना काम नहीं किया। शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण वर्ग के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये मायावती की ओर से कहा गया। सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ता है और इसीलिए इस पूरे मामले पर न्याय मिलना चाहिए। और शिक्षक भर्ती घोटाला, हाईकोर्ट का आदेश अब आपको बताने जा रहे हैं कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती की ओर से क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने कहा कि फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता, ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में खास करके आरक्षण वर्ग के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित सरकार को करना होगा, ये मायावती की ओर से कहा गया है।
और इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई। हाईकोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान आ गया है। भाजपाई घपले घोटाले की शिकार साबित हुई भर्ती, ये तंज कसा है। नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे, ये भी कहना है अखिलेश यादव का। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, एक नई लिस्ट बने जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके, यानी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। जो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, जो आदेश आया, उसको धन्यवाद करते हुए कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि सभी को इसकी बधाई। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, शुरू से समझिए। 6 जनवरी 2019 को हुई भर्ती परीक्षा, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए जो कट ऑफ गया वो 67.11% था। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया वो 66.73% था। करीब 68,000 लोगों को नौकरियां मिली। आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा सरकार पर। बेसिक शिक्षा नियमावली जो गाइडलाइंस रही, उसकी अनदेखी का भी आरोप लगा। ओबीसी को सिर्फ 3.86% आरक्षण मिलने का दावा किया गया। 19,000 सीटों के घोटाले का आरोप भी सरकार पर लगा है। तो पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, ये मामला बहुत ज्यादा संगीन है, इस पर चिट्ठी भी अनुप्रिया पटेल की तरफ से लिखी गई थी, फिर जवाब भी सरकार का आया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक हुआ है। लेकिन अब कोर्ट, ये क्योंकि मामला सब जुडिस था, कोर्ट में था, कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आया है, इसलिए विपक्ष को एक मौका मिला है कि वो सरकार को घेर सके। पंकज, फिलहाल संपर्क पंकज झा से हमारा टूट गया है, लेकिन हमने आपको दिखाया कि मायावती का क्या कुछ कहना है, हमने आपको दिखाया अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है। इससे पहले ये विवाद बहुत ज्यादा पनपा था आरक्षण को लेकर, शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर। अब जो कोर्ट का फैसला है वो भी हमने आपको दिखाया। इस मामले में आरोप बहुत संगीन लगाए गए सरकार, और इस मसले पर आपको बताते हैं कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा इस मसले पर आपको बता दें। आरक्षण संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसे किसी भी कीमत पर छीनने नहीं दिया जाएगा। नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर आरक्षण छीनने की साजिश रची गई थी, ये कहना है पवन खेड़ा का। और अब आपको बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, क्योंकि वो शुरुआत से विरोध कर रही थी इसका। उन्होंने चिट्ठी भी सरकार को लिखी थी, योगी सरकार को। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने, जो सरकार की सहयोगी है, एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। इस मामले में वंचित वर्ग को न्याय दिलाने और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी, और हाईकोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत भी किया है। और अब आपको बताते हैं कि यूपी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या कुछ कहा। हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है, ये उनकी तरफ से कहा गया। पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत हुई है, जिन्होंने इस पूरे मामले पर एक लंबा संघर्ष किया है, एक लंबा स्ट्रगल किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में दरअसल ये इजाजत दी गई है। सिद्धारमैया पर भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है, तो एक राज्यपाल की ओर से ये केस चलाने की अनुमति दी गई है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, इसमें अनियमितता के आरोप हैं, गड़बड़ी के आरोप हैं। और आपको देखिए ये दिखाते हैं जो राज्यपाल की ओर से कहा गया है। रिप्लाई ऑफ श्री सिद्धारमैया एंड द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट अलोंग विद द लीगल ओपिनियन, इट सीम्स टू मी that there are two versions in relation to the same set of facts. It is very necessary that a neutral, objective and non-partisan investigation should be conducted. I am prima facie satisfied that the allegations and the supporting materials disclose commission of offences. Satisfied हुए हैं राज्यपाल, और उन्होंने ये कहा है कि केस चलाने की अनुमति दी गई है। In view of the above facts and circumstances, I am satisfied that sanction can be accorded against Chief Minister Shri Siddharamaiah on the allegation of having committed the offences
as mentioned in the petitions of श्री TJ अब्राहम, इनकी तरफ से याचिका दी गई थी सिद्धारमैया के खिलाफ। श्री प्रदीप कुमार SP एंड श्री स्नेहमयी कृष्णा, इनकी तरफ से याचिका दी गई थी सिद्धारमैया के खिलाफ कि इसमें गड़बड़ी हुई है। Hence, I hereby accord sanction against Chief Minister श्री सिद्धारमैया under Section 17A of the Prevention of Corruption Act। करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार का ये मामला 1988 और सेक्शन 218 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 फॉर द कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंसेस एज मेंशन्ड इन द पिटिशंस। ये साफ तौर पर सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि राज्यपाल की ओर से ये कहा गया है कि अनुमति दी गई है कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए, करप्शन का ये मामला है। वजीउल्लाह हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ कर्नाटक से जुड़ गए हैं। वजीउल्लाह, ये बहुत मुश्किल स्थिति होगी सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ, क्योंकि जो याचिका दी गई थी जिन लोगों के जरिए वो भी मेंशन है और राज्यपाल की चिट्ठी में कहा गया है करप्शन का मामला है, मैं अनुमति देता हूं उस पर केस चलाया जाए। ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है अगर कर्नाटक का पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया के खिलाफ अब परमिशन दी गई है गवर्नर के तरफ से इस केस पे देखने के लिए। और ये केस फाइल किया गया था। TJ अब्राहम एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं यहाँ, जिन्होंने पिछली बार येडियुरप्पा सरकार के समय में भी येडियुरप्पा के खिलाफ से डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस किया था और उनको जेल में भी डाला था। तो ये वही सेम एक्टिविस्ट है जिन्होंने सिद्धारमैया के खिलाफ मूडा का ये एलिगेशन लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2013 में जब ये 13 और 16 गुंठा का जो लैंड सिद्धारमैया की बीवी को मिला था, वो अगर उनको 2010 में मिला था उनकी बहन की तरफ से, तो वो एफिडेविट पे 2013 के इलेक्शन में क्यों नहीं था, और उसके बाद में भी जो इलेक्शन थे उसमें क्यों नहीं था। इस मामले में पहली कंप्लेंट दी गई थी TJ अब्राहम की तरफ से, और सिद्धारमैया को गवर्नर ने बुलाया भी था इस मामले में अपनी प्रक्रिया भी बताने। लेकिन उसके बाद अब ये जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं वो एक तरफ से बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बीजेपी सरकार और JDS सरकार लगातार पदयात्रा कर रही है बेंगलोर से मैसूर से। पिछले एक हफ्ते पहले हमने देखा था ये एक यात्रा जहां बेंगलोर से मैसूर तक चल के गए थे, ये बताने के मूडा में जो एलिगेशन थे सिद्धारमैया के खिलाफ। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि सिद्धारमैया का एक क्लीन इमेज भी है और उस क्लीन इमेज पे ये एक एलिगेशन एक बहुत बड़ा डेंट भी। बिल्कुल वजीउल्लाह, याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहुत संगीन आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए गए हैं, और इसमें बताया गया है जो भ्रष्टाचार का कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धारमैया की कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है राजभवन पर। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में और कांग्रेस ने आरोप ये लगाया है कि जो कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उनकी तरफ से कहा गया राजभवन का गलत इस्तेमाल हुआ है। सीएम के खिलाफ जांच पर प्रियांक खड़गे का पलटवार सामने आया है। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय देश तुर्की से आ रही है। तुर्की के इजमिर में भीषण आग लग गई है। कई किलोमीटर तक फैली आग से हाहाकार मच गया है। आग की वजह से हजारों लोगों का पलायन हो रहा है। लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। ये देखिए तस्वीरें, कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं। तुर्की के इजमिर में भीषण आग लग गई है और कई हेक्टेयर तक ये पूरी जमीन जो है आग की जद में है। आप देख रहे हैं आग लगने के बाद लोग जिस इलाके में थे, इस इलाके में थे, वो माइग्रेंट होते जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं लोग। और देखिए तस्वीरें, देखिए बहुत भयानक तस्वीरें हैं। पूरा आसमान आपको लाल दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस इलाके में आग ही आग है और धुएं का गुबार, एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। पूरा आसमान लाल हो चुका है। ये इलाका रेसिडेंशियल इलाका है। लोग अपने घर बार छोड़कर जा रहे हैं, एक सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। इस इलाके में देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, लेकिन आग पूरी बिल्डिंग्स में, पीछे आसमान आप जो देख रहे हैं, पूरे आसमान में आग ही आग लगी हुई है। इसीलिए लोग एहतियातन बड़ा कदम उठा रहे हैं, इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में माइग्रेट हो रहे हैं। तुर्की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजमिर शहर है जहां पर रिहायशी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें जहां पर आग लगती हुई दिख रही है।